अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 13 जमादिल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सादिक़ और अमानतदार सौदागर क़यामत में नबियों, सिद्दीक़ों और शहीदों के साथ होगा। और अब सुर्खियां। गुजरात में भारी अक्सरियत के साथ बीजेपी ने बरकरार रखा कब्जा। पीर को होगी गुजरात के वजीर आला की हलफ बर्दारी। हिमाचल के इंतखाबी नताइज कांग्रेस के हक में, कांग्रेस खैमे में जश्न का माहौल। आंध्रा तेलंगाना को जम करने का मौका आया तो इंजमाम के लिए हैं तैयार। वायएसआर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रामाकृष्ण रेड्डी का बयान। खलीजी बंगाल में तूफान की सूरत हाल, जुनूब साहिली आंध्रा में शदीद बारिश का इम्कान। जगन्निधि कलेक्टरों को एहतियाती इकदाम की हिदायत। और अब तफसील। गुजरात में बीजेपी ने शानदार कामयाबी के साथ अपने इख्तिदार को बरकरार रखा है। गुजरात की 182 सीटों वाली असेंबली में बीजेपी ने 157 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। बीजेपी को इस मरतबा 55 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं कांग्रेस का मुजाहिरा निहायत ही खराब रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ 16 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस को 62 सीटों का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 6 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। सियासी माहिरीन का मानना है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट तकसीम करते हुए बीजेपी को इख्तिदार पर बरकरार रखने में मदद की है। बीजेपी ने 7वीं मरतबा गुजरात में कामयाबी हासिल की है। गुजरात में पीर के रोज नई हुकूमत की हलफ बर्दारी होगी। वजीर आजम मोदी ने हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की तस्दीक की है। हेलो। बीजेपी गुजरात के सदर CK पटेल ने पार्टी की शानदार कामयाबी पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है और इंतखाबी वादों को पूरा करने का ऐलान किया। आज गुजरात के लोगों ने जो सोच समझ कर वोट करती है, अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती है, उन्होंने उनको उनके सभी टिकटें कैंसिल करवा दी। मुझे विश्वास है कि गुजरात की जनता के आशीर्वाद से गुजरात में एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के डबल इंजन वाली भाजपा का सरकार गुजरात में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। गुजरात के युवा, महिला, किसान एवं विविध समाज के मतदाताओं को गुजरात के हित और गुजरात के सातत्यपूर्ण विकास के लिए गुजरात और राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर पुनः एक बार दृढ़ विश्वास रखा है। इस भरोसे को बनाए रखना, इस भरोसे को और मजबूत करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने असेंबली इलेक्शन में कामयाबी को तवक्के के मुताबिक करार दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात के अवाम ने फिर एक मरतबा बीजेपी पर भरोसा किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के सारथी, हम सब के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता यह चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता ने यह मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है। और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और काम
कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने वीरामगम हलके से 50,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि गुजरात में मजीद तरक्याती काम होंगे। उस पर काम किया जाएगा और एक बार फिर गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है, जो विश्वास दिखाया है, निश्चित रूप से उसी भरोसे और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में काम किया जाएगा। प्राथमिकताएं क्या है? पार्टी से मुकाबला रहा 50,000 का अंतर है, मुकाबला कहाँ की बात है? 50,000 का अंतर। विरमगाम की जनता ने ये जीत सिर्फ हार्दिक को नहीं दी, ये जीत विकास को दी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत बनाने की तरफ रवा दवा है। 68 रुकनी हिमाचल प्रदेश असेंबली में कांग्रेस ने 39 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि बीजेपी को 26 सीटों पर कामयाबी मिली। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलने में नाकाम रही। कांग्रेस कायदीन अक्सरियत के साथ हिमाचल प्रदेश में हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी से कांग्रेस ने इख्तियार छीना है। लेकिन बहुत जल्दबाजी नहीं है। अरे वैसा नहीं है लगातार वो पीछे होती जा रही। तो स्वाभाविक है, क्योंकि 5 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही, तो हम तो तब से ही कह रहे थे कि जिस प्रकार के जन विरोधी फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए, तो प्रदेश की जनता ने इनके खिलाफ वो वोट दिया है। चाहे वो रोज़गार से संबंधी बातें हो, चाहे महंगाई की बातें हो। ना तो कर्मचारी खुश था इस सरकार से, ना बागवान खुश था, ना नौजवान खुश था। और हमने तो अपनी जो 10 गारंटियाँ कांग्रेस पार्टी ने दी है, उसके तहत जो ओपीएस का मामला है, हमने कर्मचारियों से ये वायदा किया था कि जब भी हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो सबसे पहले हम पहली कैबिनेट में जो है ओपीएस को लागू करेंगे। हमारे बहुत श्रेष्ठ अनुभवी नेता यहाँ पर उपस्थित है। कोई भी ना बिकेगा, ना कोई हटेगा। हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और पूरे 5 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी। वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के ऊपर ये सरकार चलेगी, ये मैं कह सकता हूँ। एक बेटे के रूप में मैं जरूर देखना चाहूँगा, मगर ये मेरे ऊपर ही जो है वो निर्णय नहीं करता है, ये हाईकमांड का निर्णय है और साथ ही साथ जो हमारा विधायक दल अभी चुनकर आएगा नया, उनका निर्णय होगा। तो हमको सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखने की आवश्यकता है। मगर निश्चित तौर से वीरभद्र सिंह जी का नाम इन चुनावों में बहुत बड़ा था और उनका एक वीरभद्र सिंह फैक्टर इन चुनावों को मैं कांग्रेस पार्टी को बढ़त बढ़ाने में एक बड़ा योगदान रहा है। तो निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे कि सब मिलकर आगे चले और वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को आने वाले समय में हिमाचल में इम्प्लीमेंट। कांग्रेस कायद आनंद शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कामयाबी का असर दूसरी रियासतों पर पड़ेगा और कांग्रेस राजस्थान समेत दूसरी रियासतों में कामयाब होगी। स्कीम बहाल करें, यह दूसरे राज्यों से भी ये मांग है। हिमाचल में इसकी मांग भी थी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, उनके संगठनों के द्वारा, और इसके कारणों का तो विश्लेषण होता रहेगा। पर उत्तर भारत के अंदर काफ़ी सालों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई है। इससे मनोबल बढ़ेगा और भी राज्य जो हमारे पड़ोस के हैं प्रभावित होंगे। जो अगले साल चुनाव आएंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अब देखिएगा कि एक संदेश गया है। देखिए, कांग्रेस के लोगों ने मेहनत की है, साधनों की कमी उनको रोक नहीं पाई, पर जनता को मैं इसके लिए सही माने में इस जीत की बधाई देता हूं कि उन्होंने परखा, देखा और कांग्रेस को मत दिया।
आम आदमी पार्टी ने गुजरात की आवाम का शुक्रिया अदा किया है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में हुकूमत बनाने का दावा किया था, मगर उनके एमएलए की तादाद दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंच सकी। गुजरात के नताइज पर आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने यूं रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस जनादेश का सर झुका के सम्मान करते हुए गुजरात की जनता को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने राष्ट्रीय दल बनाने का काम किया है। 10 वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बन गया है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए गुजरात के लोगों को हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएं। चुनाव का जो परिणाम आया है, अभी तक लगभग 15% वोट शेयर आएंगे इस चुनाव में। वज़ीर आला केसीआर के रिमार्क पर तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने बरहमी जाहिर की कि केसीआर मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर गैर जरूरी वावेला मचा रहे हैं। बंडी ने सवाल किया कि केसीआर ने अपने वादों को निभाया है। बेरोजगारी भत्ता और दलित बंधु और डबल बेडरूम के वादों को पूरा करने में हुकूमत यकसर नाकाम हो गई है। నిర్మల్ జిల్లాలో ఏ విధంగా పాదయాత్ర దిగ్విజయం కొనసాగిందో వేలాదిగా ప్రజలు తరలి వచ్చారు. పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకుంటారు. ప్రజా సంగ్రామ యాత్రకు అపూర్వ స్వాగతం పడుతూ ఉన్నారు. డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇచ్చాడు, ఎంతమందికి ఇచ్చాడు? రుణమాఫీ ఎంతమంది చేసాడు? ఎంతమంది ఇంటికి ఉద్యోగం ఇచ్చాడు? ఎంతమంది నిరుద్యోగ వృత్తి ఇచ్చాడు? ఎంతమందికి రుణమాఫీ చేసాడు? ఎంతమందికి దళిత బంధు ఇచ్చాడు? ఎంతమందికి దళిత 3 ఎకరాలు ఇచ్చాడు? బోర్డు భూముల సమస్య ఎంతమంది పట్టాలు ఇచ్చాడు? బీసీల సమస్యలు ఎంత ఉద్ధరించాడు? కాబట్టి గ్రామాల అభివృద్ధికి ఎన్ని నిధులు ఇచ్చాడు? సర్పంచ్ల పరిస్థితి ఏంది? వాళ్ళ ఎంపీటీస్ల ఉప సర్పంచ్ల పరిస్థితి ఏంది? కార్పొరేషన్ అని మున్సిపల్ పరిస్థితి ఏంది? కాబట్టి ఆయన ఏం చేసిండో ఫస్ట్ ఇలా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలా 5 లక్షల కోట్లు ఎందుకు అప్పు చేసిండు? ఇవాళ 7వ తారీఖు జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి దిగొచ్చింది, పెన్షన్లు ఇవ్వలేని పరిస్థితి దిగొచ్చింది. ఇవాళ వాళ్ళ అవినీతి, వాళ్ళ కుటుంబం యొక్క స్కామ్స్ విషయం ఏంది? లిక్కర్ స్కామ్ ఏంది? క్యాసినో స్కామ్ ఏంది? డ్రగ్స్ స్కామ్ ఏంది? వాటి మీద ఫస్ట్ ముఖ్యమంత్రి స్పందించాలి. वंशीराम बिल्डर्स के ठिकानों पर तीसरे दिन भी आईटी धावे जारी हैं। वंशीराम बिल्डर्स के सरबराह सुब्बा रेड्डी के मकान में डिजिटल लॉकर को अहदेदारों ने खोला है, जिसमें 220 किलो सोने की निशानदही की गई है। करोड़ों रुपये मालियत के दस्तावेजात को बरामद कर लिया गया है। असासे जात के दस्तावेजात समेत इसमें तिजारती दस्तावेजात को भी जब्त कर लिया गया है। इससे मुताल्लिक तफसीली जायजा लिया जा रहा है। महबूबनगर जिले के स्टेडियम में एसआई और कांस्टेबल इम्तिहानात के लिए तहरीरी इम्तिहान में कामयाब होने वाले 23,747 उम्मीदवारों के लिए जिस्मानी इम्तिहान का इनेकाद किया जा रहा है। आज से शुरू होकर 3 जनवरी तक इन इम्तिहानात का सिलसिला जारी रहेगा। एसपी वेंकटेश्वर्लू ने बताया कि जिस्मानी इम्तिहानात शफाफियत से होंगे और उन्होंने मुलाजिमतों के लिए एजेंट से रुजू न होने की तरगीब दी। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने एक बार फिर नायाब एजाज अपने नाम कर लिया है। फोर्ब्स की जानिब से जारी करदा फहरिस्त में दुनिया के 1062 अफराद में निर्मला का नाम एक बार फिर शामिल हुआ है। हमारे मुल्क से 6 अफराद को फोर्ब्स की फहरिस्त में जगह मिली है, लेकिन इनमें निर्मला सीतारमन अव्वल मुकाम पर है। याद रहे कि फोर्ब्स की 62 शख्सियतों की फहरिस्त में निर्मला सीतारमन को चौथी बार शामिल किया गया है। खलीज बंगाल में मौसम की तब्दीली ने तूफान को तक़वियत दे दी है, जिसके सबब जुनूबी साहिली आंध्रा में शदीद बारिश होने का महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है। इसी तनाजुर में वज़ीर आला जगन तूफान की सूरत हाल से निमटने के लिए अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। तूफानी कैफियत के पेश नज़र कलेक्टरों को उन्होंने चौकस रहने की हिदायत दी और जब का तब सूरत हाल का जायजा लेने की तरगीब दी। वज़ीर आला ने कहा कि किसानों को क्या एहतियात करना चाहिए, इसके बारे में किसानों में शऊर बेदार किया जाए और साथ में तमाम दरकार एहतियाती इक़दाम करने का मशवरा दिया।
खलीज बंगाल में उठे मांडूस तूफान का असर साहिल के अतराफ के इलाकों में पड़ रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं। समुद्र के साहिल पर नेल्लूर जिले के मेनाडू बीच के करीब 50 कदम तक लहरें आ रही हैं। मच्छरों का कहना है कि इस जगह इतनी शदीद लहरें उन्होंने कभी नहीं देखी। आज रात तूफान के मजीद शदीद होने के अंदेशे के पेश नजर आसपास के इलाकों के अवाम तशवीश में मुब्तला हैं। రాత్రి నుంచి మార్పు వచ్చింది. మాకు రాత్రి నుంచి మార్పు వచ్చింది. నిన్న కూడా సముద్రం ప్రశాంతంగా ఉండింది. రాత్రి నుంచి సముద్రం ఏకదాటిగా ఒకటేసారి సముద్రం ఎత్తు పెరగడం కానీ ఒక 50-60 మీటర్ల ముందుకు రావడం కానీ జరిగింది. మేము పడవలన్నీ కూడా ముందుగానే జాగ్రత్త చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు కూడా మాకు ఇంకా ఇంతకు మించి అయిన సముద్రమైన ప్రభావం పెరిగితే మాకు పడవల వల్ల పెట్టుకునే ఆస్కారం కూడా లేదు. మాకు ఉన్న ప్లేస్ అంతవరకే ఉంది. అంతవరకే లాగి పెట్టున్నాం. సముద్రం అంటే మామూలుగా ఇక్కడ నుంచి ఒక 50 మీటర్ల దాకా లోపలికి ఉన్నింది. ఇప్పుడు 50 మీటర్ల ముందుకు వచ్చింది. సముద్రం కూడా ఒక 5 మీటర్లు పెరిగింది. సముద్రం 5 మీటర్లు ఎత్తు పెరిగింది. అలలు పెరిగినాయి, బాగా భయంకరంగా పెరిగినాయి. वायएसआर कांग्रेस पार्टी कभी भी मुत्तहिदा रियासत की तायद करेगी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एस रामाकृष्ण रेड्डी ने ये बात कही। अगर दोनों रियासतों का इंजमाम दोबारा अमल में आता है तो वायएसआर कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इस्तकबाल करेगी। उन्होंने कहा कि तकसीम के खिलाफ कोर्ट में अपना पुरजोर मौक़िफ़ रखने का दावा किया। उन्होंने बताया कि तकसीम के फैसले से दस्तबरदार करवाना उनकी पहली तरजीह होगी और अगर ऐसा न होने की सूरत में तकसीम के बाद पैदा हुई पेचीदगियों को दुरुस्त करने पर जोर दिया जाएगा। వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రూల్ చేస్తున్న ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా మా పార్టీ కానీ ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడైనా సరే ఒకవేళ కుదిరితే మళ్ళీ కలిసి రావాలి, మళ్ళీ కలిసి ఉండాలి. ఉమ్మడి రాష్ట్రం అయితే బాగుంటుంది. వీ ఓట్ ఫర్ ఉమ్మడి రాష్ట్రం. దానికోసం ఏ వేదిక దొరికినా కూడా మళ్ళీ కలవడానికైతే మా పార్టీ కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఓటు అదే వస్తుంది, అదే అడ్వకేట్ కూడా చేస్తుంది. బట్ అది ప్రాక్టికల్గా 8 years డౌన్ ది లైన్ ఇది అయిపోయినాక, ఇంత అయిపోయి ఇష్యూస్ అయినాక అప్పుడు పెండింగ్ ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉంటే వాటిని ఎట్లా రిజాల్వ్ చేయాలనే దాని మీదనే ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తుంది. అది దాని మీద మేము ఇప్పుడు ముందు ఉంటున్నాం. ఆ రోజు విభజనకు వ్యతిరేకంగా ఫైట్ చేసినామని నిన్న ఉండాలి గారి మాటల్లో 2-3 కొంచెం అంటే అసందర్భంగానూ అనిపించాయి. ఎందుకు పని కట్టుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వైపు చూపిస్తున్నట్టు అనిపించాయి. ఎందుకన్నారో నాకైతే అర్థం కావట్లా. ఆ రోజు ఏదన్నా విభజన జరిగినప్పుడు అన్యాయం చేసింది ఎవరన్నా ఉంటే ఈయన ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ, అలాగే అప్పుడు అపోజిషన్లో ఉన్న బీజేపీ పార్టీ, అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకు పూర్తిగా వ్యతిరేకించి టూత్ అండ్ నెయిల్ ఫైట్ చేసింది లాస్ట్ మినిట్ వరకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇక దీన్ని మీరు హిస్టరీ వెనక్కి తిరిగి చూస్తే రీసెంట్ హిస్టరీ కాబట్టి ఎవరికైనా అది అర్థమయ్యేది. ఆ తర్వాత ఒక్కసారి విభజన అంటే కంట్రోల్లో లేనిది అయిపోయిన తర్వాత విభజన హామీల గురించి కంటిన్యూస్ ఫైట్ చేస్తున్నది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. कड़पा की अमीन पीर दरगाह के उर्स तकारीब का संदल माली रस्म से आगाज हो चुका है। उर्स तकारीब में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग शिरकत कर रहे हैं। मुमताज़ शख्सियतें भी उर्स तकारीब में शिरकत कर रही हैं। मारूफ मूसीकार वो डायरेक्टर AR रहमान ने भी अमीन पीर दरगाह के उर्स तकारीब में शिरकत की और चादर पेश की। उर्स तकारीब के इनेकाद के लिए हुकूमत की जानिब से वसी इंतजाम किए गए हैं। विजयवाड़ा के 15वें डिवीजन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। 15वें वार्ड में सड़क व पार्क की तामीर के अलावा ड्रेनेज लाइन की तंसीब अमल में आई। इस मौके पर मुकामी MLA देवीनेनी अविनाश, मेयर भाग्य लक्ष्मी, कॉरपोरेटर्स और बल्दी अहदेदार मौजूद थे। देवीनेनी अविनाश ने कहा कि साबिक तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत में महदूद इलाके की तरक्की हुई थी, ताहम जगन हुकूमत में तमाम हलकों की तरक्की हो रही है। నగర మేయర్ రాయన్ భాగ్యలక్ష్మి గారి చేతుల మీదుగా అదేవిధంగా పెద్దల మున్సిపల్ కమిషనర్
స్వప్న దినకర్ గారి చేతుల మీదుగా డిప్యూటీ మేయర్ బెల్లం దుర్గా గారు, శైలజారెడ్డి గారు, స్థానిక కార్పొరేటర్ ఫ్లోర్ లీడర్ వెంకట సత్యనారాయణ గారు, రామరెడ్డి గారు వీళ్ళందరి చేతుల మీదుగా 18వ డివిజన్లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి ప్రారంభోత్సవం చేస్తడం జరిగింది. ఈరోజు ఏదైతే మేము ఓపెన్ చేసిన పార్కు, విజయవాడ నగరంలో పార్కులు అంటే కేవలం కాలనీ ప్రాంతాన్ని వరకే సంబంధించిందని చెప్పని ఒక అపోహ అందరికీ ఉంటుంది. కానీ ఈరోజు కాలనీ ప్రాంతాల కన్నా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ గారు ఒక సహకారంతో, కమిషనర్ గారు ఒక సహకారంతో ఈరోజు 18వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ ఫ్లోర్ లీడర్ వెంకట సత్యనారాయణ గారు కాలనీ ప్రాంతాలకి ధీటుగా ఈరోజు రాణి గారి తోటలో ఒక మంచి పార్కు ఏర్పాటు చేస్తాం జరిగిందని చెప్పని ఇది కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వంలో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని చెప్పి సందర్భంగా చెప్పుతున్నాను. మీరు ఒక్కసారి గమనించింది, గత 5 సంవత్సరాలు తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో వాళ్ళు కార్పొరేషన్లో వాళ్ళ అధికారంలో ఉండగా కేవలం వాళ్ళకు సంబంధించిన ప్రాంతాల్లోనే ఈరోజు వాళ్ళు కాలనీలు అభివృద్ధి చేసుకుని లేకపోతే పార్కులు అభివృద్ధి చేసుకోవటం గారి జరిగింది. మన తూర్పు నియోజకవర్గంలో 18వ డివిజన్లో ఈరోజు పలు కార్యక్రమాలు అన్నది మనం పూర్తి చేసుకోవటం జరిగింది. ఏదైతే సీసీ రోడ్లు, పార్క్ లైన్లు, అలాగే పార్క్ ఒకటి, అలాగే సెంట్రల్ లైటింగ్స్ అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పైప్ లైన్స్ ఈరోజు మనం తారక రామ నగర్లోన కరకట్ట ప్రాంతం వైపు ఉన్న రాధాకృష్ణ రోడ్డు నుంచి వారధి వరకు సీసీ రోడ్డు అన్నది మనం 49.90 లక్షల వ్యయంతో ఈరోజు సీసీ రోడ్డు అన్నది రాధాకృష్ణ రోడ్డులోన మనం వేసుకోవడం జరిగింది. इंडियन रेसिंग लीग के फाइनल की हैदराबाद मेजबानी करेगा। 10 और 11 दिसंबर को हुसैन सागर के किनारे इंडियन रेसिंग लीग मुनक्किद की जा रही है, जिसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। साबिक़ तजुर्बात की पेश नज़र दरकार इक़दाम किए जा रहे हैं। अब तक चेन्नई में कामयाबी के साथ तकमील पाई इंडियन रेसिंग लीग के दूसरे और तीसरे राउंड में हैदराबादी टीम को कामयाबी मिली है। चौथे फाइनल राउंड में जीत के बाद ही फातेह का नाम का ऐलान किया जाएगा। इसी तनाजुर में फाइनल रेसिंग मुकाबला हुसैन सागर के किनारे आबूताब के साथ मुनक्किद किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गुजरात में भारी अक्सरियत के साथ बीजेपी ने बरकरार रखा कब्जा। पीर को होगी गुजरात के वजीर आला की हलफबरदारी। हिमाचल के इंतखाबी नतायज कांग्रेस के हक में, कांग्रेस खैमे में जश्न का माहौल। आंध्रा तेलंगाना को जम करने का मौका आया तो इंजमाम के लिए है तैयार। वाईएसआर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रामाकृष्ण रेड्डी का बयान। खलीज बंगाल में तूफान की सूरत हाल, जुनूब साहिली आंध्रा में शदीद बारिश का इम्कान। जगन ने दी कलेक्टरों को एहतियाती इक़दाम की हिदायत। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।